इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस प्रश्न पत्र का गणित का पार्ट देखने जा रहे हैं। यदि आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 दोनों प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। सुपर टेट की परीक्षा में गणित से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैं प्रश्न पत्र हल करने जा रहा हूँ वो सीरीज ए के अनुसार है और उसमें प्रश्नों का क्रम 51 से लेकर के 70 के बीच दिया गया था। यहाँ पर मैं नंबरिंग 1-2 करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करिए। इस टाइप के प्रश्नों को देखते ही आप तुरंत फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं कि a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपके मन में ये हिंट तुरंत करेगा कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग इसको स्क्वायर करके इसका मान निकाल लेंगे और ए बी का मान भी दिया गया है। इस प्रकार से रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन परीक्षा में आपको ये विधि नहीं अपनानी है क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस है। अगर आप इसका पहले स्क्वायर करेंगे फिर ये मान निकालेंगे, कम से कम 1 मिनट का वक्त आपका बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट्स आपको छोटे दिए गए हैं तो आप इस प्रश्न को देखते ही तुरंत हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आपको हल करना है। यहाँ पर आपको पहला दिया गया है a माइनस बी बराबर 4 और दूसरा दिया गया है ए बी बराबर 21। अब देखिए कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसको घटाने पर 4 मिलेगा और उनका गुणा करने पर 21 मिलेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि 7 में से अगर हम लोग 3 घटा दे तो 4 मिलेगा और 7 गुणे 3 कर दे तो 21 मिलेगा। यानी a की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 7 मिल गया और b का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए इसी का तो मान निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें रख दीजिए a का मान 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 316। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? और आपको पहली संख्या दी गई है 1/2 पर घात 1/2 और दूसरा संख्या दिया गया है 1/3 पर घात 1/3। अब आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी पर घात 1/2 का मतलब होता है कि √1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्गमूल है यानी यहाँ पे घात 2 होता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/3 है यानी घनमूल है और इसको 1/3 लिख सकते हैं। अगर ये वाला घात जो होता है करनी का, अगर ये दोनों समान रहता तो तुरंत हम लोग बता देते हैं जो अंदर वाली संख्या बड़ी होगी वो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कि आप सीधे समझिए कि अगर आपको ऐसे दिया गया रहता कि दोनों का घात अगर समान रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर x होता, यहाँ पर कोई वैल्यू अगर 4 होती और यहाँ पर भी अगर x होता यानी कि दोनों की घात समान है। यहाँ पर देखिए अलग अलग है लेकिन यहाँ पर मैं समान ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर 5 होगा तो अंदर वाली वैल्यू ये वाली बड़ी है तो ये वाली पूरी संख्या बड़ी हो जाती इस संख्या से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे बराबर होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस वाले में भी नीचे 6 आ जाए और इस वाले में भी नीचे 6 आ जाए। 6 कैसे आएगा, इसमें जब अंश और हर दोनों में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला जो घात है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर भी मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो 3 और नीचे भी 3 से गुणा करूंगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 6 यहाँ पर हो जाएगा करनी का घात 1/6 को हमने लिख दिया और 1/2 पर घात ये ऊपर वाला 3 मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब इसका मान हो जाएगा आपका √ यहाँ पर 6 और 1/2 का क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये 1/2 का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/3 वाले का वैल्यू इसी प्रकार से जो करनी का घात है उसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने बोला था 6 लाना है। 6 कैसे आएगा, जब ऊपर और नीचे अंश हर दोनों में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो नीचे हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में यहाँ पर 6 लिख दिया और 1/3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, √ यहाँ पर 6 और ये आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का जो घात है, करनी की जो घात है वो बराबर हो गया, 6 और 6 हो गया। यानी कि अब करनी के अंदर जो संख्या बड़ी रहेगी वहीं हमारा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये नीचे में 1/9 है, ये 1/8 है।
तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। और ये वाली संख्या किस संख्या से आई थी? वो आई थी इस वाली संख्या से। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/3 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड कीजिए x² - 9x + 18। देखिए, इसको गुणनखंड करने के लिए आप लोग अभी तक जो बेसिक पढ़े होंगे, पहले आप क्या करते हैं, x² - 9x + 18 ये प्रश्न है, तो इसका और इसका गुणांक गुणा कर देते हैं, और जो भी संख्या आएगी, जैसे कि यहाँ पर गुणांक 1 है तो 1 × 18 यानी कि 18 आ गया। अब 18 को दो भागों में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो अगर मैं 6 × 3 कर दूं तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और -6 और -3 कर दूं तो दोनों को जोड़ देंगे तो -9 मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद से आप लोग क्या करते हैं, x² - 6x - 3x + 18, उसके बाद से यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद से एक ब्रैकेट में करेंगे, फिर उसके बाद से ब्रैकेट वाले को कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगा। ये एक लेंदी प्रोसेस है, आपको कम समय में चीज़ों को सोचना है, आपको माइंड बिल्कुल ओपन रखना होगा परीक्षा हाल में, क्योंकि उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होता है जो कि सब कुछ जानता है, बल्कि उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है जो कम समय में अपने आप को सिद्ध कर पाता है। अभी तक आप लोगों ने इस टाइप के बहुत से प्रश्न हल किए होंगे, और जब आपको मूल मिल गया -6 और -3, तो अब आप लोग इस फॉर्म को जानते होंगे, x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3 आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप इस प्रकार से मिलाइए, देखिए -6 × -3 का जब आप गुणा करेंगे तो प्लस में 18 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से -6 में इस x का गुणा करेंगे, फिर x का -3 में गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा दोनों को जोड़कर, जो कि आ रहा है, और x² यहाँ से गुणा करने पे आएगा। तो आप तुरंत इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जितना लेंदी प्रोसेस आप ये करेंगे, उससे आधे समय में ये करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। यदि a एक समुच्चय है जिसमें x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि a समद्विबाहु त्रिभुज का एक समुच्चय है, ठीक है। b आपको दिया गया है x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि b एक समुच्चय है, किसका है, समबाहु त्रिभुज का। तो a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका उत्तर होगा। अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि a किसका समुच्चय है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कई त्रिभुज होंगे जिसमें सभी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, दो भुजाएं बराबर होंगी। कोई भी त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। कई त्रिभुज का ये समुच्चय है जिसमें दो भुजाएं समान है, ठीक है। ये हो गया समुच्चय a। और समुच्चय b क्या कह रहा है, समुच्चय b ये कह रहा है कि जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी समान है। ये तीनों भुजाएं इसकी समान है। इस त्रिभुज की जो भी होंगी तीनों भुजाएं समान होंगी। बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो देखिए कॉमन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये दिया गया समुच्चय a में कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि कम से कम दो भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं हालांकि बराबर है, लेकिन दो भुजाएं भी बराबर है, तो समबाहु के कंडीशन में वो समद्विबाहु त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी फुलफिल करती है। यानी कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसको फुलफिल करेगा। तो उस कंडीशन में इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज ऐसा होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा है, वो प्रॉपर्टी समुच्चय b से मैच कर रहा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो इन दोनों में कॉमन वो होगा जिनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, आपको आंसर देना था तो हो जाएगा x सच दैट x। x का मतलब क्या हुआ कि x त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये आप देखेंगे ये किसका वैल्यू है, यही तो वैल्यू आप b का लेकर के चले थे कि x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। तो या तो आपका उत्तर ये लिख सकते हैं या फिर समुच्चय b भी लिख देंगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए। देखिए बहुभुज के बाह्य कोण को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 360
डिवाइडेड बाई n, जहां n भुजाओं की संख्या है, ठीक है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पर 10 भुजा बोला जा रहा है, तो 360 में आप 10 से भाग दे देंगे तो 36 अंश जो आएगा वह प्रत्येक बाह्य कोण का मान हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, संख्या 569387 में अंक 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। यहाँ पर आपको संख्या दिया गया 569387, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 उतार लेंगे और इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बोला स्थानीय मान हो गया और वास्तविक मान 9 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोला इनमें कितना अंतर होगा, इसको आप सिंपली घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8991। सातवां प्रश्न है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 अंश का है, तो समान कोणों की माप ज्ञात करिए। देखिए 3 कोण समान है, तो मान लिया मैंने कोण x है, ठीक है, तो 3 बार x हम लोग जोड़ दे रहे हैं और चौथा कोण कितना है? 75 है। और किसी चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये हो गया 3x + 75 = 360। यहाँ पर 3x का मान कितना हो जाएगा? 360 में से 75 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 285, और फिर x का मान आ जाएगा 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 × 9 = 27 और 1 बचा 3 × 5 = 15। तो प्रत्येक समान कोण का जो अंश होगा वह 95 डिग्री होगा। आठवां प्रश्न पूछा गया, समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न ये बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब अगर आप लोग इसको प्रोसीजर से चलेंगे तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ट्रिपलेट के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय से आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। पहला होता है 3 4 5 का, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो √ इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। और दूसरा ट्रिपलेट आप लोग पढ़ते होंगे 6 8 10 का। तो यहाँ पर देखिए जो 10 होता है ये विकर्ण होता है, यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि लंब 6 हो सकता है, आधार 8 हो सकता है, या फिर इसका उल्टा आधार 6 हो सकता है और लंब आपका 8 हो सकता है, ठीक है। अब जब आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यानी कि 8 गुणे लंब यानी कि 6, ठीक है। आप लोग इससे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, और 4 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर दी गई है तथा विकर्ण 160 मीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा स्पष्ट हो सके। यहाँ पर देखिए ये एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर दी गई है। अब ये बोल रहा है कि एक विकर्ण जो है इसका वो 160 दिया गया है, एक विकर्ण हो गया। अगर दूसरे विकर्ण को हम लोग मिला दें तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आधे आधे बराबर भागों में बांट देते हैं और 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अगर ये पूरा 160 था तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए A B और C, इस त्रिभुज में देखेंगे ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी √100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज ABC में अगर ये 60 हो गया, BC अगर आधार 60 हो गया, तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो BC होगा वहीं ये भी होगा इतना लेंथ, यानी कि अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। और पूरा विकर्ण का लंबाई अगर हम लोग निकालें तो 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। और ये वाला विकर्ण कितना था? 160 मीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 पहला विकर्ण कितना था? 160 था, और दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है? 120 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इसके बाद से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये 120, और ये हो जाएगा 12 × 8 = 96 और 00, यानी कि 9600 मीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया, A + B = 7 और AB = 12 हो तो A² + B² का मान ज्ञात करो। आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा कि A + B का मान अगर दिया है तो इसका होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 7 का,
तो इस हिसाब से आप देखेंगे इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 49। ठीक है, ए बी का मान आपको दिया गया जो कि आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी इधर माइनस होकर के पक्षांतर होगा, फिर इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस करने में भी कम से कम आपको 1 मिनट का वक्त लग जाएगा, तो ये स्टेप्स आपको नहीं अपनाना है। आप सिंपली इस इक्वेशन को देखिए जो दोनों दिया गया है, a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 7 दिया गया है और ए बी बराबर 12 दिया गया। फिर मैंने पहले क्वेश्चन में जैसे आपको बताया था कि 2 डिजिट्स आप इस प्रकार से एज्यूम करिए जिनको जोड़ने पर 7 मिले और उनका गुणा करने पर 12 मिले, तो आपको सिंपली ज्ञात हो जाएगा कि a का मान अगर हम लोग 4 रख दें और b का मान 3 रख दें तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा और 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 4, b की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें सिंपली आप पुट कर दीजिए तो a यहाँ पर दिया गया a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। इस प्रकार से आपका उत्तर मिल जाएगा 25। अगर आपका कैलकुलेशन पर पकड़ होगा तो इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए आप सिर्फ प्रश्न देख करके इसका उत्तर 25 लगा सकते हैं। 11वां प्रश्न है 5 के घात x प्लस 1 प्लस 5 पर घात 2 माइनस x बराबर 5 पर घात 3 प्लस 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात x गुणे 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार जब समान रहता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। जब इसको गुणे को आप हटाएंगे तो x पर घात 1 आ जाएगा जो कि इसके बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 2 माइनस x, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर घात 2। 5 पर घात 2 का मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5 पर घात x। ये घातांक के नियम से है जो कि बेसिक है, आप जानते होंगे। 5 पर घात 3 का मतलब होता है 125 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं मान करके चल रहा हूँ कि 5 पर घात x बराबर a में मान ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 5a प्लस 25 बट्टे a बराबर 126। जब आप एलसीएम लेकर के इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5a स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a से गुणा हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस ये a का गुणा इधर भी होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 126a और जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 126a और प्लस में ये 25 वाला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आप बेसिक है जानते होंगे, द्विघात समीकरण है, हल करने के लिए आपको a और c का गुणा करना होता है यानी कि 125 आ जाएगा। अब 125 को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ें कि दोनों का जोड़ने पर या फिर घटाने पर 126 आना चाहिए और गुणा करने पर 125 आना चाहिए। तो 125 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ या तो 126 आ जाएगा और 125 का 1 में गुणा कर दे तो 125 आ जाएगा। पूरे को रख करके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी a की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। पहला 25 प्राप्त होगा और दूसरा वैल्यू 1/5 प्राप्त होगा। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक है, आप जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू हम लोग क्या लेकर के चले थे, a का मान हम लोग लेकर के चले थे 5 पर घात x। 5 पर घात x बराबर पहले a का मान 25 आया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 पर घात x बराबर हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 2 लिख सकते हैं। तो जब आधार समान है तो घात भी बराबर होगा यानी x का मान 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से x की दूसरी वैल्यू आई थी a का दूसरा वैल्यू और a का मान कितना था, 5 पर घात x बराबर 1/5 था। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात -1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से x का मान -1 भी उत्तर आ रहा है। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि धनात्मक मान ज्ञात करना था, तो धनात्मक मान केवल 2 होगा, ये ऋणात्मक है इस वजह से इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12वां प्रश्न है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसको प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। पहला लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। लीप ईयर क्या होता है, तो सामान्यतः किसी वर्ष में 365 दिन होते हैं जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब लीप ईयर आप कैसे पहचानेंगे, तो जनरली आप जानते होंगे कि लीप ईयर में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि इस ईयर में 29 दिन था या नहीं, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1992 दिया गया है, तो 1992 को अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 3 बचा, फिर 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, फिर 3 बचा, फिर 4 × 8 = 32। यहाँ पर पूरा भागफल चला जा रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है। यानी कि जो ये वर्ष होगा वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर जानने के लिए उस वर्ष में आप 4 से भाग देंगे, अगर पूरा शेषफल कुछ नहीं बचता यानी शेषफल 0 बचता है, पूरा भाग चला जाता है, तो वो लीप ईयर होता है।
आप 1991 में भाग दे करके देखेंगे तो शेषफल बचेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग को दिन ज्ञात करना होगा कि कुल कितने दिन हो रहे हैं इन दोनों डेट के बीच में। उसके बाद से एक और कॉन्सेप्ट होगा। देखिए अगर मैं बात करूं, पहला मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वें दिन फिर संडे आएगा। ठीक है, 8वें दिन क्या आएगा, फिर संडे आएगा, फिर उसके 8वें दिन फिर संडे आएगा, यानी कि 7 दिन बाद प्रत्येक दिन की रिपीटेशन होती रहती है, यानी प्रत्येक दिन बार बार अपने आप को दोहराता है 7 दिन के बाद से। ठीक है, अब इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और समझेंगे। 5 जनवरी 1991 और 3 मार्च 1992 के बीच कितने दिन आ रहे हैं उसको पहले ज्ञात करते हैं। तो चूंकि 1991 एक लीप ईयर नहीं था, तो इसमें कुल कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, और 5 जनवरी से ये दिन ले रहा है, तो यानी 5 दिन इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो कुल कितने दिन हो गए, 360 दिन हो गए 1991 में। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए 1992 में कितना दिन हो रहा है। देखिए 1992 चूंकि लीप ईयर था, इस वजह से फरवरी में उसमें 29 दिन होंगे, और जनवरी कितने का दिन होता है, 31 का होता है, तो 31 दिन मैंने जोड़ दिया। फरवरी कितने का होगा, लीप ईयर होने की वजह से 29 दिन का होगा, तो 29 मैंने जोड़ दिया, और 3 मार्च की डेट दे रखी है, तो 3 दिन और मैं जोड़ दिया। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका योग आ जाएगा 423 दिन आएगा, यानी कि इस डेट और इस डेट के बीच में कुल 423 दिन होंगे। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था कि हर 8वें दिन प्रत्येक दिन अपने आप को दोहराता है, यानी कि 7 तक अगर संडे 8वें दिन जाएंगे तो फिर संडे पड़ेगा, यानी कि अगर 423 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो ये सप्ताह पूरा पूरा एक तरीके से रिपीट होगा, और इसके बाद जो शेष बचेगा वह इस दिन से हम लोग गिनना शुरू कर सकते हैं। देखिए अगर 7 से इससे भाग दें तो कितने बार में जाएगा, 7 छक 42, और इसके बाद से ये 0 आ जाएगा, और शेषफल आपका कितना बच जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। यही शेषफल ऑड डे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, 3 बचेगा। अब हम लोग किस दिन से चले थे, शनिवार से चले थे। 5 जनवरी 1991 को क्या था, शनिवार था, ये वाला हो गया शनिवार का दिन। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां से आपको 3 दिन गिनना है, पहला दिन ये हो जाएगा, दूसरा दिन ये हो जाएगा, तीसरा दिन ये हो जाएगा, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। तो आपका प्रश्न यही पूछा गया था कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्यूसडे या फिर मंगलवार। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होगा कि मैं ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो जो सुपर टेट 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे, इस वजह से मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। चलिए बात करेंगे 13वें प्रश्न की। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, बात कर रहा है कि परिमेय संख्या का हर उससे अंश से 8 अधिक है। मान लिया कि मैं अंश 8 है तो हर कितना हो जाएगा, x + 8। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि हर उसके अंश से 8 अधिक है। आगे बढ़िए, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए। अब बोल रहा है कि अंश को 17 बढ़ा दिया जाए और हर को क्या बोल रहा है, 1 बढ़ा दिया जाए, तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या क्या हो गया, देखिए इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो x + 17 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x + 9 = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x + 34 बराबर ये हो जाएगा 3x + 27। 2x इधर जाकर के माइनस होकर के इधर सिर्फ x बचेगा, और इधर ये 34 में से 17 जाएगा तो 7 बचेगा। तो x का मान आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि हम भिन्न क्या लेकर के चले थे, x/x + 8 लेकर के चले थे, तो x का मान 7 हो गया, और यहां पर 7 रखेंगे तो 8 × 7 = 15। तो आपका भिन्न क्या था, भिन्न था आपका 7/15 आपका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 14वें प्रश्न की। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। यहां पर देखिए जो परीक्षा में पास हुए हैं उनकी संख्या प्रतिशत में 94% है। जो पास हुए हैं उनका 94% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 6% फेल हुए होंगे। वहीं आगे प्रश्न में दिया गया कि 33 छात्र विफल हुए हैं। जो विफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत में है, और यहां पर संख्या दिया गया, दोनों तो बराबर ही होंगे। देखिए 6% डिनोट कर रहा है 33% को, तो 100% किसको डिनोट करेगा, 100% डिनोट करेगा जो कि कुल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें पास भी हैं और फेल भी हैं। ठीक है, और आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कुल कितने सम्मिलित हुए थे, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 30 × 100 / 36। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6 और ये 50 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए ये 3 से कट जाएगा 11 बार में, और 11 × 5 = 55 और एक 0 लग जाएगा। यानी कि उस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, तो 550 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।
बात करेंगे 15वें प्रश्न की। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य की बात की जा रही है 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए ये बोला है कि 10 पुस्तक में जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उतने ही पैसे वो 8 पुस्तक बेच करके प्राप्त कर ले रहा है। तो लाभ या हानि क्या होगा उसको प्रतिशत में बताना है। जाहिर सी बात है इसको लाभ ही लाभ होगा। और यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लागत मूल्य अगर x है और बिक्री मूल्य अगर y है डिवाइडेड बाई y गुणे 100, ये जो होगा ये आपका लाभ या फिर हानि का प्रतिशत का सूत्र होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8 पुस्तकों का बिक्री मूल्य, तो -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई y क्या था आपका 8 था गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2/8 गुणे 100, यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 25%, ये आपका लाभ होगा। अगर यही माइनस में आ जाता, अगर ये वाली संख्या y वाली बड़ी होती और ये माइनस में आ जाता तो यहाँ पर आपका हानि होता। चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव में आया प्लस में आया है इस वजह से ये लाभ होगा। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर 6 पुरुष हैं और 15 दिन काम कर रहे हैं, तब उनको मजदूरी कितनी मिल रही है 2100 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 15 दिन की मजदूरी है 6 पुरुषों की। तो अगर मैं इससे 15 से भाग दे देता हूं तो क्या आ जाएगा कि 6 पुरुष एक दिन में उनकी मजदूरी कितनी है, मतलब 6 पुरुष को मिला करके 6 मजदूर को मिला करके एक दिन में सभी का योग करके वो कितना कमा रहे हैं, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब इससे आप 15 से भाग देंगे तो देखिए 15 कन 15 और 6 यहाँ बच जाएगा आपका 6, 15 चौके 60 और ये 0। ठीक है, यानी कि 6 मजदूर मिल करके एक दिन में 140 रुपये कमा रहे हैं। अब अगर एक मजदूर की एक दिन की कमाई निकाली जाए तो इसमें मैं 6 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया कि एक मजदूर एक दिन में कितना कमाता है। अब प्रश्न में बोला है कि 9 मजदूर यानी 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी कितनी होगी। ये जो आया हुआ है वो एक मजदूर एक दिन में कितना कमाता है। अगर कुल 9 मजदूर हो जाए, 9 पुरुष हो जाए और 12 दिन बोला ये एक दिन का है, तो अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो फिर ये 12 दिन की मजदूरी हो जाएगी। यहां से देखिए 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा 140 गुणे 18। जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25-20 रुपए आएगा मजदूरी, जो कि होगा 9 पुरुषों का 12 दिन का मजदूरी। 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात करो। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये पहले से ही आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। माध्यिका का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी कि सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और डिवाइडेड बाई 2, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है। और माध्यिका आपको कितना दिया गया, 63 दिया गया है। ठीक है, तो 63 इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 63 n/2, n का मतलब मान कितना था 10 था, तो 10/2 यानी कि पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन सा है तो x हो जाएगा, प्लस n/2 यानी 10/2 5 प्लस 1 यानी छठवां पद, तो पांचवा पद ये था, छठवां पद ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 हो जाएगा और 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस 1 ये है, ये प्लस 1 इधर आकर के -1 पक्षांतर होकर के x का मान कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। 18वां प्रश्न है, यदि a और b में 3:4 का अनुपात हो और b और c में 6:7 का अनुपात हो तो a b और c में कितने का अनुपात होगा। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a अनुपात b लिख लिया जाता है और b के ठीक नीचे b अनुपात c इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, a अनुपात b यानी कि 3:4, ठीक है, b अनुपात c यानी कि 6:7। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6×3 = 18 अनुपात 4×6 = 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, अब 4×7 = 28। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग 2 से काट दें तो हो जाएगा 2×9 = 18 और 12×2 = 24 और 2 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा ए बी और सी में। 19वां प्रश्न पूछा गया था, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पर देखिए
आपको गौर करने वाली बात यह है कि स्वयं का दुगना कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो पूरा पैसा होगा उसमें आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन भी शामिल होगा प्लस इंटरेस्ट भी शामिल होगा। अब अगर कोई धन x रुपया पहले था, मूलधन था, और अगर इसका दुगना करना होगा यानी कि 2x अगर करना होगा तो यानी कि इंटरेस्ट भी उसको x मिला होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे कि मूलधन भी x है और इंटरेस्ट भी x है। तो आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि जो हम लोग ब्याज मान रहे हैं वो x मान रहे हैं, मूलधन कितना है वो भी x मान रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, समय आपको 25 वर्ष दिया गया है बटे 100, 25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ से x से x कट जाएगा, r की वैल्यू इधर पक्षांतर करके सीधे 4% वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। करेंगे 20वें प्रश्न की। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर चित्र बना लेते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई एक जीवा हो गई और इसकी लंबाई आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कहीं केंद्र होगा, केंद्र से इस परिधि पर जो दूरी होती है ये इसकी त्रिज्या बोली जाएगी जो कि 10 दिया गया है। ये पूरा 16 है, तो इस पर जो लंब डाला जाएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये पूरा 16 था तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये केंद्र हो गया O और ये हो गया मान लीजिए A पॉइंट में मान ले रहा हूँ, ठीक है, और ये B मान ले रहा हूँ। तो अब त्रिभुज OAB में देखिए, OAB में देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहीं आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है, इस वजह से OA जो होगा वहीं वृत्त से केंद्र जीवा की बीच की दूरी होगा, जिसका मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सुपर टेट 2018 के गणित का पूरा पार्ट सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।